हाँ, तो बच्चों आज हमें साइंस वन का नवीं साइंस वन का गति के नियम जो पहला लेसन है, इस लेसन के बारे में पढ़ना है, जिसमें देखिए हमें गति के बारे में जानना है, विस्थापन और दूरी के बारे में जानना है, त्वरण के बारे में समझना है और न्यूटन के गति संबंधी नियम और उसका समीकरण। इन मेन ये चार चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें गति के नियम इस लेसन में सीखना है। तो सबसे पहले है पिंड की गति, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए कुछ नीचे उदाहरण दिया गया है, हमें पहले समझना है और समझ के बताना है कि इन चारों उदाहरणों में से किन किन उदाहरणों में हमें गति महसूस हो रही है या हमें पता चल रहा है कि वो गतिशील अवस्था में है और कौन कौन से उदाहरण में वह गतिशील अवस्था में नहीं है। जैसे सबसे पहला है पक्षी का उड़ना। आपको समझ में आ रहा होगा कि पक्षी का उड़ना मतलब वो उड़ रहा है तो गति महसूस हो रही है। दूसरा है रुकी हुई रेलगाड़ी। रुकी हुई रेलगाड़ी, तो अब वो रुकी हुई है तो इसका मतलब है कि उसमें गति नहीं है, तो ये क्या है, गतिशील अवस्था में नहीं है। फिर है हवा में उड़ने वाले घास पात। अब उड़ने वाले हैं मतलब गति उसमें है। और चौथा है पहाड़ पर स्थित स्थिर पत्थर। एकदम पहाड़ के ऊपर कोई एक पत्थर है जो कि स्थिर अवस्था में एक जगह पड़ा हुआ है, तो अगर वो एक जगह पड़ा हुआ है इसका मतलब है कि उसमें गति की अनुभूति नहीं हो रही है। तो दैनिक जीवन में हम इन सब के अतिरिक्त अन्य बहुत सारे पिंडों में गति देखते हैं। कुछ गति तो हमें सीधे सीधे दिखाई देती है और उसको हम देख करके बता सकते हैं कि गति है या नहीं, लेकिन कुछ ऐसी गति होती है जिसको कि हम प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते। जैसे बहने वाली हवा। हवा बहती है, हमें महसूस होता है, लेकिन हम उस बहने वाली हवा को देख नहीं सकते। इसके अलावा अन्य और बहुत सारे उदाहरण हैं जिनसे कि हम प्रत्यक्ष उसको देख न सकें लेकिन महसूस कर सकने वाली बहने वाली हवा की तरह के उदाहरण और बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे एक और मैं आपको उदाहरण इसके अतिरिक्त बताऊंगा, जो हमारे हृदय की स्पंदन गति होती है वो भी हम महसूस करते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। तो इस प्रकार की गति ये प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई नहीं देती। अब दो उदाहरण दिया है जिसके बारे में थोड़ा विचार करना है। पहला लिखा है, अगर हम बस में सफ़र कर रहे हों और आपके बगल में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और वो गतिशील है। अब अगर हम बस में सफ़र कर रहे हैं, सफ़र करने का मतलब है कि बस चल रही है, वो व्यक्ति चल रहा है और तो व्यक्ति चल रहा है तो उसके पास में बैठा हुआ मैं भी व्यक्ति चल रहा हूँ। तो अगर मैं भी चल रहा हूँ इसका मतलब है कि उसके सापेक्ष और मेरे सापेक्ष वो व्यक्ति जो है वो स्थिर है। लेकिन अगर हम बाहर पेड़ पौधे या बिल्डिंग्स को देखें तो बिल्डिंग को देखेंगे तो उसकी अपेक्षा हम क्या कर रहे हैं, गतिशील हैं। फिर दूसरा लिखा है, किसी पिंड के गतिशील होने या न होने के निश्चित करने के लिए आपको कौन कौन सी बातों का विचार करना पड़ेगा। मतलब हम कैसे किसी भी चीज़ को बता सकते हैं कि वह गतिशील है और किस प्रकार से बताएं कि वह गतिशील नहीं है। तो गति एक सापेक्ष संकल्पना है। ये गति की एक तरह से आप परिभाषा कह सकते हैं। अब ये सापेक्ष संकल्पना का मतलब है कि तुलना का मतलब है कि जब हम किन्हीं दो चीज़ों की तुलना करते हैं तभी हमें पता चलता है कि कोई वस्तु या कोई पिंड गतिशील है या नहीं। जैसे मैं एक उदाहरण आपको लूँगा, जब हम गाड़ी में बैठ के चलते हैं तो हमें जो बिल्डिंग्स या घर दिखते हैं वो अपनी जगह स्थिर हैं, इसलिए हमें पता चलता है कि हमारी गाड़ी चल रही है, ट्रेन जो है चल रही है या बस जो है वो चल रही है। लेकिन अगर आपने कभी देखा होगा कि आप बस में बैठे रहिए और बस की ज़मीन को देखिए ध्यान से, बस के बाहर किसी पिंड को न देख करके ऐसे देखिए, तो हमें कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि जैसे बस रुकी हुई है या ट्रेन रुकी हुई है। इससे ये पता चलता है कि हमें किसी भी वस्तु को की गति के बारे में सापेक्ष संकल्पना का मतलब कि तुलना किसी दूसरी वस्तु से करते हैं तभी पता चलता है, नहीं तो बिना तुलना किए हम किसी भी वस्तु को गतिशील या स्थिर अवस्था नहीं बता सकते। यदि कोई पिंड अपने चारों ओर के पिंडों के संदर्भ में अपना स्थान परिवर्तित कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि वह पिंड गतिशील है। वही कि अगर
मैं चल रहा हूँ तो मेरे चलने का मतलब कैसे पता चल रहा है कि मेरे बगल में जो ये घर है ये रुका हुआ है, इसलिए मेरा अगर ये घर भी मेरे साथ चले तो इसका मतलब है, तब हमें ये नहीं कह सकते कि घर की तुलना में हम दोनों लोग चल रहे हैं। तो तुलना करके ही हम किसी पिंड की गतिशील अवस्था या स्थिर अवस्था के बारे में बता सकते हैं। तो ये हुआ पिंड की गति। अब इसी में अगला टॉपिक है विस्थापन और दूरी। उसके लिए पहले दो उदाहरण यहाँ दिया हुआ है। यहाँ देखिए एक धागा दिखाया गया है, वो धागा का एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। अगर हम इसकी दूरी को मापें तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे जितनी इसकी लंबाई है वो पूरी लंबाई जो है वो मापनी पड़ेगी, तब हमें पता चलेगा कि ये कितना लंबा है। और इसको एक और तरीके से ए से बी के बीच की दूरी अगर हमें ज्ञात करना है तो एक तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे घूम के आएँ तब बी पे पहुँचें, और दूसरा एक क्या हो सकता है कि यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक पहुँचें। एक और संकल्पना समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक दिया है और एग्जाम्पल, ये शीतल और प्रशांत का घर है। यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर संगीता का घर है और यहाँ से 1200 मीटर की दूरी पर इनका विद्यालय है। और फिर शीतल और प्रशांत के घर से 1300 मीटर की दूरी पर विद्यालय है। अब इसमें है कि यदि शीतल और प्रशांत संगीता के घर जाके तो विद्यालय जाएंगे तो उनको 500 और 1200 1700 मीटर जाना पड़ेगा, लेकिन अगर वो सीधे चले जाएं तो उनको 1300 मीटर ही विद्यालय पहुंचने में जाना पड़ेगा। ये है। अब यहाँ से डायरेक्ट 1300 जाना पड़ा तो ये क्या हो गई, दूरी, सॉरी विस्थापन। लेकिन यहाँ से अगर वो पहले संगीता के घर गए और फिर विद्यालय पहुँचे तो ये जो दूरी हो जाती है ये दूरी कहलाती है। तो हमें दूरी और विस्थापन समझना है। पहले देखिए, शीतल विद्यालय जाते समय अपनी सहेली संगीता के घर जाकर फिर विद्यालय गई, फिर है, लेकिन प्रशांत सीधे विद्यालय चला गया। अब प्रशांत यहाँ से डायरेक्ट चला गया, लेकिन शीतल पहले अपने सहेली के घर गई फिर गई। अब यदि दोनों एक समान चाल से चले हों तो कौन समय में विद्यालय पहुँचेगा और क्यों। अब यहाँ देखिए, चूँकि इसको 1300 मीटर ही जाना है, इसलिए ये जो शीतल है ये अपनी सहेली के घर जाएगी, इसलिए इसको टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन इसको ये डायरेक्ट पहुँचेगा यहाँ, इसलिए इसको जो है समय कम लगेगा। तो अब इन उदाहरणों से हमें दूरी और विस्थापन की संकल्पना पता चलती है कि किसी पिंड की एक जगह से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु की जो पूरी लंबाई होती है उसे दूरी कहते हैं, लेकिन उनके एक बिंदु से दूसरे बिंदु की जो सबसे कम से कम दूरी या सीधी दूरी होती है उसे ही विस्थापन कहा जाता है। देखिए अगले पेज पे दिया हुआ है कि दूरी का अर्थ दो बिंदुओं के बीच गतिशील रहने पर पिंड द्वारा प्रत्यक्ष रूप से तय किया गया पथ है, और विस्थापन का अर्थ गतिशीलता के प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे कम दूरी है। मतलब जो सबसे कम दूरी, मतलब वो 1300 मीटर गया, उसके घर से विद्यालय 1300 मीटर वो सीधी दूरी होगी, लेकिन अपने सहेली के घर जाके और फिर वो जो 1700 मीटर चली तो उसी को क्या कहा जाता है, दूरी कहा जाता है। आगे लिखा है, थोड़ा सोचिए, जिसमें पहला पॉइंट लिखा है कि आकृति 1.2 जो कि ये आकृति है, इसमें स्वराली हर दिन प्रातः 100 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार मैदान के किनारे पर चक्कर लगाती है। बिंदु ए से चलने की शुरुआत करके एक चक्कर पूर्ण करने पर उसके द्वारा तय की गई दूरी और उसका विस्थापन कितना होगा। तो अगर वो इस ए बिंदु से चलती है, पूरा चक्कर लगा के फिर यहीं पे आ जाती है, तो इसका दूरी भी सेम है और विस्थापन तो 0 हो गया, क्योंकि वो अपनी जगह से चल के अपनी जगह पे ही आ गई। यहाँ एक और उदाहरण दूसरा देखते हैं। आकृति 1.2 में दिखाए अनुसार यदि एक गाड़ी P बिंदु से चल करके और फिर वह Q बिंदु तक जाती है और उसके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन, तो यहाँ से Q तक जाती है, Q से फिर P तक वापस आ जाती है, तो दूरी तो वो कितना चलेगा, 360
ये देखिए 360 मीटर है, 360 मीटर जाती है, फिर 360 मीटर आती है, मतलब उसकी दूरी कितना हो गई 360 और 360 720 मीटर। लेकिन अगर विस्थापन की बात की जाए तो इसी स्थान से चल के फिर इसी स्थान पर आ गई, मतलब उसकी जो न्यूनतम दूरी है वो शून्य हो गई। तो इन दोनों उदाहरणों से पता चलता है कि इनमें विस्थापन तो शून्य है लेकिन दूरी जो है वो अलग है। किसी पिंड का विस्थापन शून्य होने पर भी पिंड द्वारा प्रत्यक्ष रूप से तय की गई दूरी शून्य नहीं हो सकती है। तो इन दोनों उदाहरणों से यही बताया गया है कि विस्थापन भले शून्य हो लेकिन दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती। तो ये दूरी और विस्थापन में अंतर है। अब अगला टॉपिक है चाल और वेग। इसमें चाल और वेग को जानने के पहले सबसे पहले हमें क्या सीखना है, सदिश और अदिश। तो सदिश राशि क्या होती है, कुछ ऐसी राशियां होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। और कुछ ऐसी राशियां होती हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जैसे लिखा है कि दूरी, चाल, वेग, समय, विस्थापन में से सदिश और अदिश राशियां कौन सी हैं। तो इसमें देखिए ये जो दूरी है, दूरी अगर होगी तो हमेशा ही किसी दिशा में होगी। तो दूरी क्या है, ये सदिश राशि है। उसके अलावा चाल जो है ये भी सदिश राशि है, वेग भी क्या है, ये भी सदिश राशि है, समय भी क्या है, सदिश राशि है, और विस्थापन भी क्या है, सदिश राशि है। जबकि ये जो चाल और वेग है इन सबको, इन दोनों को ही केवल अदिश राशि है, क्योंकि चाल बोलने के बाद हमें ये नहीं पता चल रहा है कि किस दिशा में चल रही हैं, लेकिन वेग से भी नहीं, लेकिन दूरी, समय, विस्थापन, इन सब से हमें दिशा का भी ज्ञान हो रहा है। तो ये सदिश और अदिश राशि हो गई। अब चाल का सूत्र है तय की गई कुल दूरी बटे लगा हुआ कुल समय, ये चाल का सूत्र है। किसी पिंड द्वारा इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। अब देखिए वेग की परिभाषा क्या है, इकाई समय में निश्चित दिशा में जो दूरी तय की जाती है उसी को वेग कहा जाता है। यहाँ इकाई समय का अर्थ चाहे वो 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, 1 घंटा, मतलब एक निश्चित समय होना चाहिए। इकाई का मतलब ये हो गया, उसी को इकाई कहेंगे। और बड़ी इकाई द्वारा समय नापने पर इसे वर्ष, एक इकाई, जैसे हम आप सुने हैं एक प्रकाश वर्ष, ऐसा सुनते हैं, तो एक वर्ष भी इकाई समय हो सकता है। इकाई समय में होने वाले विस्थापन को ही वेग कहा जाता है। और वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय। दोनों सूत्रों में देखिए, चाल क्या है, तय की गई दूरी बटे समय, और वेग क्या है, विस्थापन बटे समय। मतलब वेग क्या है, एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी होती है, और जो चाल है वो निश्चित दिशा नहीं भी हो सकती, फिर भी चाल को, मतलब चाल जो है ये सदिश राशि नहीं है। इस तरह से ये हुआ चाल और वेग। अब लिखा है पिछले उदाहरण पृष्ठ क्रमांक 1 में शीतल और संगीता के घरों के बीच की दूरी सरल रेखा में 500 मीटर, जो कि अभी उदाहरण हम देखे थे, और विद्यालय की दूरी 1200 मीटर है, और शीतल के घर और विद्यालय की दूरी की रेखा में 1300 मीटर है। तो लिखा यदि शीतल को संगीता के घर जाने में 5 मिनट लगे हों और वहाँ से विद्यालय जाने में 24 मिनट लगे हों, तो अब सबकी चाल के बारे में बताए। देखिए शीतल की चाल दूरी बटे समय, तो 500 मीटर 5 मिनट में जाती है, तो उसकी चाल क्या हो गई, 100 मीटर प्रति मिनट, क्योंकि चाल का सूत्र क्या है, तय की गई कुल दूरी बटे लगा कुल समय। और फिर शीतल की जो चाल है वो होगी दूरी बटे समय, और वो फिर कितनी दूर, 1200 मीटर चली अपने फ्रेंड के यहाँ से, और कितने देर में, 24 मिनट में। तो अब इसमें अगर 1200 में 24 का भाग देंगे तो कितना, 50 मीटर प्रति मिनट आएगा। और फिर है औसत चाल। औसत का मतलब कि ये दोनों चाल का औसत निकालना है, तो कुल दूरी बटे कुल समय। अब कुल दूरी कितना, 5 और 12, 12 5 1700, और कुल मिनट कितना, 5 और 24 29 मिनट, बराबर भाग करने पर आएगा 58.6 मीटर प्रति मिनट। और फिर शीतल का जो औसत वेग होगा
क्योंकि वेग का सूत्र है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन कितना 1300 ही हुआ, क्योंकि शीतल के घर से जो स्कूल की दूरी थी वो 1300 मीटर ही थी। तो समय कितना लगा 29 मिनट, तो उसका वेग जो हो गया वो हो गया 44.83 मीटर प्रति मिनट। तो इस उदाहरण से हम दूरी और विस्थापन के बारे में और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। कुछ चीज़ें लिखा है ध्यान में तो याद रखना है। चाल और वेग की इकाइयाँ समान होती हैं। उनकी एसआई प्रणाली में इकाई मीटर प्रति सेकंड और सीजीएस प्रणाली में इकाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड होती है। इसके अलावा चाल जो है दूरी से जुड़ा हुआ है और वेग जो है विस्थापन से, सूत्र से ही पता चल रहा है। और फिर यदि गति सरल रेखा में है तो चाल और वेग का मान समान होता है, अन्यथा वे अलग अलग हो सकते हैं। मतलब एक सीधी रेखा में रहेगा, अगर वो घुमावदार नहीं रहेगा तो। और इकाई समय में होने वाले विस्थापन को वेग कहते हैं। तो ये परिभाषाएं जो कि आपने पढ़ी